चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आइए 16 की हमारी कौन सी क्लास होगी? अच्छा जी, हैंडआउट आपके सामने है। हमने पेज नंबर 1 से लेके तकरीबन 11 तक का काम कर लिया है और सिर्फ इसमें पेज नंबर 9 पे एक डिस्कशन था। कौन सा? जब हम एसिड को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका हवाले से एक सवाल था और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं था, कुछ डिस्कशन था। अभी बहरहाल हम लोग जा रहे हैं पेज 11 के बाद पेज 12 पे और यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं जिसको हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। पेज 12 पे देखिए, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, ठीक है जी, यूज़फुल लाइफ क्या होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कैरिंग वैल्यू। इस पे हम बात नहीं करेंगे। क्या ख्याल है, करें बात? कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक सिस्टम के तहत हम लोग एलोकेट करते हैं जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, और डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होता है। लाइफ क्या होती है, ईयर्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, यूनिट्स के हिसाब से भी। ये सारी गुफ्तगू। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, यानी कि शुरू से लेकर अब तक जितना एसेट इस्तेमाल हो चुका है उस डेप्रिसिएशन को सम अप कर दें, इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। स्क्रैप वैल्यू की आवाज़ पता नहीं, शायद गलती से मैंने सुना था, लेकिन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कैरिंग वैल्यू। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं उसमें सामने नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन में क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। ऑल्टरनेट क्या है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट निकालने के लिए जो है डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। ये पीआरसी रिलेटेड डिस्कशन है। अच्छा, आरबीएम में भी क्या है, 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन ये था रेट निकालने का फॉर्मूला, और डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है जी। इसी तरह से पेज नंबर 13 पे आप देख लीजिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यानी कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इन यूनिट्स। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास रेट, और उस रेट को हम क्या करेंगे, जितने भी हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन। इसी तरह से सम ऑफ द डिजिट मेथड में भी डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर। और इसमें जो है सम ऑफ द ईयर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये सारा काम हम लोग पहले देख भी चुके हैं और एग्जाम्पल दी हुई है सम ऑफ द ईयर के हवाले से एक छोटी सी, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। आइए 16 में हमने एक डिस्कशन सिर्फ स्टार्टिंग में हल्का फुल्का सा किया था कि एसिड को जब आप इनिशियली मेजर करते हैं, ठीक, तो वो तो उसकी होती है कॉस्ट, या क्या होती है उसकी फेयर वैल्यू। अब सब्सिक्वेंटली यानी कि आगे आने वाले सालों में आया कि एसिड को हम लोग उसी कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करेंगे या उसके लिए कोई और भी तरीक़ेकार है। तो आइए 16 में बताए हैं दो तरह के मॉडल्स, एक का नाम है कॉस्ट मॉडल, दूसरे का नाम है, बोलिए, रीइवैल्यूएशन मॉडल, ठीक। तो अभी जो हम डिस्कशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिलेटिंग टू कॉस्ट मॉडल। इसका एक अच्छा खासा लंबा सफ़र है, ठीक है मेरे भाई। तकरीबन ये 27 पेजेस, यहाँ से 14 से लेके 27 तक जो पेजेस हैं उसमें सिर्फ हम लोग कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू होगा रीवैल्यूएशन मॉडल, उसके लिए भी कुछ नहीं कुछ समझें 35-40 पेजेस का एक और हैंड आउट है, और वो भी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हम करेंगे।
तो अभी स्टार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में वो काम जो आप साथियों ने किया था, आया कि वो इंटर कॉमर्स में किया होगा या अपना ओ ए लेवल्स में किया होगा या PRC 4 में किया होगा, उस काम को बस एक बिल्कुल लाइटर नोट पे हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज करना चाह रहे हैं, सही है। तो 3-4 सवाल हम करेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो है थोड़ा सा मजीद डिस्कशन आगे बढ़ जाएगा। आसान सा काम है बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो पेज नंबर कौन सा, 14, क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डेप्रीशिएबल अमाउंट। बेटा डेप्रीशिएबल अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। बोलिए, शाबाश। 125,000 माइनस 5,000, तो वो अमाउंट जो डेप्रीशिएट होगा ओवर द लाइफ ऑफ एसेट इज 1,20,000। अच्छा जी, दूसरी बात, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन टू बी अप्लाइड ऑन डेप्रीशिएबल अमाउंट। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन टू बी अप्लाइड ऑन डेप्रीशिएबल अमाउंट। अब सुनिए, रेट किस पे? ऑन डेप्रीशिएबल अमाउंट। कैसे निकाला जाएगा? 1 ओवर लाइफ। तो बोलिए 1 ओवर लाइफ कितनी है? 4 साल। तो कितना आ गया बेटा? 25, 0.25 या 25%। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से एक काम मैं और इजाफी यहाँ पे कर देता हूँ, एक इजाफी काम कर देता हूँ कि रेट ऑन कॉस्ट किस तरह से निकाला जाएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। अच्छा जी, यहाँ पे बताइए डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? 120,000 डिवाइडेड बाय, बोलिए कॉस्ट कितनी है? 125 मल्टीप्लाई बाय लाइफ कितनी है? 4। बताइए कितना आ गया जी? 0.24, यानी कि 24%। ये बोलना चाह रहे हैं आप? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास 2 तरह के रेट होते हैं। एक रेट जो मोस्ट कॉमनली हम लोग हर दफ़ा ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कैसे निकाला जाता है? 1 ओवर लाइफ, मोस्ट कॉमनली। यानी कि बात हुई नहीं, रेट निकालना है 1 ओवर लाइफ। तो बेटा बात सुनना, ये जो डेप्रीसिएशन आएगा ना हमारे पास, सही है जी, इस रेट को जिस अमाउंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं, बेटा बात सुनो, इधर मुझे यहाँ पे डेप्रीसिएशन निकालना है, डेप्रीसिएशन निकालना है। डेप्रीसिएशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? जल्दी से बताइए। जो भी डेप्रीशिएबल अमाउंट है कितना है? बोलेंगे प्लीज। डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? आपने क्या बोला? 120 मल्टीप्लाई बाय 25%। बोलेंगे कितना आया? 30,000। ये किसके थ्रू आया? यानी कि ये रेट जो लगाया हमने, ये जो रेट लगाया है, किसके ऊपर लगाया है? बोले डेप्रीशिएबल अमाउंट पे। बहुत वाजे बोल रहा हूं। और यहां पे अगर आप देखिए, डेप्रीसिएशन अगर मैंने निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ये जो रेट लगेगा 24% का, ये डेप्रीशिएबल अमाउंट पे नहीं लगेगा, ये किस पे लगेगा? कॉस्ट पे। और कॉस्ट कितनी है? 125। कितना आया? 30,000। बेटा बात समझ आई? अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो आप मुझे बताइए रेट सेम आता, रेट सेम आता। वो कैसे सेम आता? स्क्रैप वैल्यू अगर लेट्स सपोज नहीं होती तो कॉस्ट कितनी होती? बोलेंगे 125। यानी कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो क्या होता? 125
माइनस 0, यहां तक साथ रहिएगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है 1.25 मल्टीप्लाई बाय बोलिए लाइफ कितनी है 4। तो अब आप मुझे बताइए ये सब कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास क्या 1/4 विच इज कितना बोलिए 25%। सो द डिफरेंस इज just because of scrap value. So we have got two rates that we are going to apply in straight line method. Most commonly हम लोग क्या करते हैं, rate is equals to 1/life, 1/life, 1/life। सर एक वो भी तो रेट होता है जो हम कॉस्ट पे लगाते हैं, ये बात मेरे भाइयों बहनों सब साथी जानते हैं। सिर्फ एक क्विकली मैं स्लाइड चला रहा हूँ ताकि वो चीज़ें रिकॉल हो जाए। और ये भी बोल रहा हूँ मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या कर रहे होते हैं 1/life, 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 तो हमारे पास रेट आ रहा हो। अब ये जो रेट आया कैसे 1/life करके जो रेट आया ये किससे मल्टीप्लाई होगा बोलेंगे डेप्रिशिएबल। और सर वो क्या होता है जो कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, आपको आई होप से बात समझ आ गई। जहां स्क्रैप वैल्यू आ जाती है तो डेप्रिसिएशन का रेट भी जो है वो कुछ और भी निकाला जा सकता है। डन। तो अब ये देखिए आपके सामने बात, क्या अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, यार ये बात समझ आ गई है? कुछ साथी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। ये हो गया जी हमारे पास एक छोटी सी डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन, यहां तक साथ। अच्छा जी, नंबर सी शुरू के 3-4 सवाल सिर्फ किस लिए हैं कि भाई जो पुराना काम हमने किया हुआ है ना, एक दफा हम उसको भी लूप में ले लें और फिर एक साथ आगे बढ़े। नंबर सी, स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन नॉन करेंट एसेट फ्रॉम 2017 to 2020। बेटा यहां देखो कॉस्ट कितनी है 1.25, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, यहां तक साथ। माइनस क्या होगा डेप्रिसिएशन। आप मुझे बताएं कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करें। जी 1/20 बोलिए मल्टीप्लाई बाय 25%, यहां तक साथ कितना है 30,000। कौन सी वैल्यू कहलाती है कैरिंग वैल्यू, कितना हो गया 95। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ये था कब का 17 का, अब चाहिए मुझे 18 का। आप बताइए 18 में भी डेप्रिसिएशन कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक है जी, कितनी हो गई कैरिंग वैल्यू 65। 19 का डेप्रिसिएशन चाहिए कितना 30, कैरिंग वैल्यू कितनी 35 और डेप्रिसिएशन कितना 30, हमारे पास कितना आ गया 5,000। डन। तो अब देखिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, 120,000 डिवाइडेड बाय, मेरे साथ रहिएगा, अगर मैं डिवाइड करा रहा हूं तो क्या कराऊंगा बोलेंगे, बोलो बोले 4, थैंक यू। अच्छा जी, यहां आइए 120,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, नथिंग न्यू, नो प्रॉब्लम। 120,000 डिवाइडेड बाय हम कर लेते हैं 4, नो प्रॉब्लम, डन, नथिंग न्यू। 95,000 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो आप बताइए ये क्या फॉर्मूला समझ आया आपको, ये क्या है बेटा, कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बोलिए रिमेनिंग लाइफ। ठीक, हमने कुछ भी नया नहीं सीखा। इसी तरह से तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो बिल्कुल एक सदाबहार ट्रेडिशनल पैटर्न हमारा चलते आ रहा था, क्या भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, नो प्रॉब्लम, ये तो पुराना काम था।
अब हमने यहाँ पे कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ एक चीज बातों ही बातों में हमने इंक्लूड कर ली। वो क्या कि अगर मैं कैरिंग वैल्यू लेता हूँ तो डिवाइड किससे कराऊंगा? डिवाइड बाय टोटल लाइफ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ होगा। क्या ये वाली बात समझ आई? इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं मुझे चाहिए 30 साल का डेप्रिसिएशन, तो 30 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे जल्दी से बताइए? या तो डेप्रिशिएबल अमाउंट बेटा मल्टीप्लाई बाय रेट, या तो डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय बोले टोटल लाइफ, या तो क्या होगा कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो कैरिंग वैल्यू हमें डेप्रिसिएशन चाहिए 30 साल का, तो कैरिंग वैल्यू जो लूंगा वो 30 साल के स्टार्ट पे क्या आ रही होगी बोलिए 65। तो 65 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बोलिए 65 डिवाइडेड बाय बोलिए क्या करेंगे 2 करेंगे। तो कितना आ गया? अगेन कितना आ गया जल्दी से बोलिए? 65 डिवाइडेड बाय 2 किया कितना आया? हाँ कितना आया? आर यू श्योर? मुझे तो पहले ये बताइए 95 डिवाइड बाय 3 करता हूं तो क्या मेरे पास 30 आ रहा है? यार तो आप लोग सो रहे हैं क्या कर रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं, मतलब आप मुझे बताएं 95 डिवाइड बाय मैं 3 कर रहा हूं तो क्या 30 आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलते क्यों नहीं हो? सर इसमें एक काम हम और करेंगे, 95,000 इज द कैरिंग वैल्यू। फॉर्मूले को जरा अपडेट कराइए, क्या आएगा फॉर्मूले में? जरा अपडेट कराइए, बोलो बेटा फॉर्मूले में मजीद अपडेट कराइए। कैरिंग वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय बोलिए रिमेनिंग लाइफ। मैं वही देख रहा हूँ कि 30,000 तो आ रहा है लेकिन आप लोग जो है वो जवाब मुनासिब नहीं दे रहे। कितना यानी कि कितना हो गया बेटा ये 95,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय बोलिए 3। अब देखिए कितना आया हमारे पास, अब जाके 30,000 आया। सही है? अब इसको कॉपी कीजिए प्लीज। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड में एक नया फॉर्मूला उनको नजर आया हो। कौन सा वाला? कैरिंग वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। चलिए जी, हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के आज से पहले तो हमने फॉर्मूले कौन से देखे थे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, सर देखा था ये हमने। एक और भी हमने देखा था डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, ये भी हमने देखा था, नथिंग न्यू। तीसरी चीज हो सकता है आपने पहले देखी हो या नहीं भी देखी, फॉर्मूला क्या आ रहा है? कैरिंग वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो ये तीसरा आपके पास एडिशन हो गया। अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो ड्रॉप कर दूं ये वाला पार्ट? आइए जी, अब एक बात का जवाब दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सुनिएगा इधर, एसेट की कॉस्ट है 1000, ठीक, लाइफ है 5 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड, नो स्क्रैप वैल्यू। तो बताइए पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? बोले 1000 डिवाइडेड बाय 5 साल किया तो कितना आया? 200। अच्छा जी, मुझे बताइए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 200। 2 सालों का मिला के कितना बनेगा? 400। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये डेप्रिसिएशन 400 कितने सालों का है तो आप बता सकते हैं कितने साल? 2 साल। फिर मैं आपसे पूछता हूं बताइए 3 सालों का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 600। तो अगर मैं आपसे इस बात को यूं करके पूछूं कि 600 कितने सालों का है तो आप बता सकते हैं कितना? 3 साल। अगर 1 साल का है 200 तो 600 कितने सालों का होगा? क्या? 3 साल। अब आप मुझे बताइए अगर मैं आपको देता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिसाल के तौर पे 600, ठीक,
और मैं आपको देता हूं डेप्रिसिएशन साल का 200 और आपसे पूछता हूं बताओ कि ये 600 कितने सालों का है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको कौन सी वैल्यूज दी? मैंने आपको दिया 600, ले लो, ठीक। मैंने आपको दूसरी वैल्यू दी कितनी? 200, ये भी बता दिए क्या है? एनुअल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताओ बेटा कि एक्यूमुलेटेड तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हारे पास सालाना डेप्रिसिएशन क्या आता है ये मौजूद है, तो मुझे बता सकते हो ये 600 कितने सालों का होगा? सर मसला ही कोई नहीं, मैं क्या करूंगा कि 600 डिवाइडेड बाय, बोलिए क्या करूंगा? 200। तो 600 डिवाइड बाय 200 किया तो कितना आ गया? 3 साल। इसका मतलब एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? 3 साल। डन। सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हमें नजर आ रहा है कि ओपनिंग नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग दिया हुआ है 1115 पे कितना? 4,000। रेट दिया हुआ है 20%। कंपनी यूज करती है SLM। ईयर एंड है दिसंबर। रिक्वायरमेंट ए है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, यानी कि एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है। अब देखें हम क्या करें, एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? सर एक काम करते हैं, रिमेनिंग लाइफ पता करने के लिए हम एक काम करते हैं कि टोटल लाइफ कितनी है ये पता करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे जितने साल एसेट यूज हो चुका है। मेरे साथ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। टोटल लाइफ पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 ओवर, बोले क्या करेंगे? रेट। तो टोटल लाइफ आ जाएगी सालों में, कोई मुश्किल बात नहीं। अभी हमने देखा ना कितना आई, 1 ओवर 8 करो कितना आया? 1 ओवर 20% किया तो कितना आ गया? बोले 5 साल आ गया। दिस इज टोटल लाइफ इन ईयर्स। अब मुझे बताओ बेटा, मेरे साथ रहना, वो बात जो मैं कर चुका हूं अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए टोटल में से यूज जो हो चुका है माइनस करा देंगे तो जो जवाब आएगा दैट विल बी दी रिमेनिंग लाइफ। मुझे बताइए कितने साल एसेट यूज हो चुका है? सर ये जो 4,000 है, हम 4,000 को देख के ये नहीं बता सकते कि एसेट इतने साल इस्तेमाल हो गया। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, हम ये जरूर राय कायम करेंगे कि एसेट पहले से डेप्रिशिएट होता हुआ आ रहा है, लेकिन कितने साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है 4,000 को देख के हम ये नहीं बता सकते। यहां तक साथ हैं? तो सर ये जानने के लिए कि एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है, तो अभी हमने क्या बात की, जितना भी एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है उसको क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड बोले डेप्रिसिएशन, और डिवाइड किससे कराऊंगा? डेप्रिसिएशन बोलिए एक्सपेंस, यानी कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अभी बात की थी ना 4,000 या 6,000, अगर 6,000 पता नहीं कितने साल का है लेकिन साल का है कितना? 600, और 600 जो है वो 3 साल का है, डिवाइड किससे कराया था? 200 से, तो कितना आ गया था? 3 आया था। अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कितना गिवन है? 4,000 डिवाइडेड बाय साल का निकालना है, क्या करेंगे? समझ गई बात? कितना? 2,000। तो बताओ बेटा ये कितना आया? 2 ईयर्स आया, तो ये कितना हो गया? क्या ये वाली बात समझ आई? हम लोग ने अभी एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, कौन सा वाला? कैरिंग वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। इसका मतलब हम लोग को कैरिंग वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें स्क्रैप वैल्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो मामला बड़ा सीधा सिंपल सादा सा था कि भाई 4 साल एसेट की लाइफ थी, इधर 1 साल डेप्रिशिएट हो गया तो बच कितना गया? 3, एक और साल डेप्रिशिएट हो गया तो बच कितने गए? बोलिए 2। तो हमने जब तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सारा सिनेरियो हमारे सामने था। ये वाली बात समझ आ रही है? सारा सिनेरियो हमारे सामने था। अब अगर हमारे सामने बैकग्राउंड मौजूद नहीं होगा तो हमारे पास कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा वाला? कैरिंग वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, बोलिए क्या? रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो हाउ वी गेट टू नो द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ? द फॉर्मूला इज वेरी स्ट्रेट अवे सिंपल। ठीक, क्या? टोटल लाइफ, मसला कोई नहीं। यूज लाइफ, ये वाली चीज, ये चीज अपने पास कॉपी कर ले। इस स्टैंडर्ड के अंदर वक्तन फवक्तन इतनी छोटी 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 ट्रिक्स आएंगी कि आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हम लोग जो चंक्स में लेके चल रहे थे उसका मकसद क्या था। जल्दी से बेटा कॉपी कर लो आप। ये थी इसकी ए रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट के लिए क्या करेंगे?
बी रिक्वायरमेंट के लिए, बी रिक्वायरमेंट के लिए क्या होगा, हमने मालूम क्या करना है, बोलिए। डेप्रिसिएशन मालूम करना है 2015 का, टोटल लाइफ की मदद से और रिमेनिंग लाइफ की मदद से। तो डेप्रिसिएशन अगर हम टोटल लाइफ की मदद से निकालना चाहते हैं, यूजिंग टोटल लाइफ, तो क्या होगा बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है डिवाइडेड बाय, बोले 5 साल, कितना हो गया 2000 पर एनम। और डेप्रिसिएशन अगर हम निकालना चाहते हैं रिमेनिंग लाइफ की मदद से, तो मुझे बताइए 10,000, ठीक, 10,000 माइनस 4,000, बेटा बात सुनो, रुकना जरा, 10,000 क्या है कॉस्ट, ये 4,000 क्या है बोलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 10,000 माइनस 4,000 किया तो आपके पास क्या आई, क्या आ गई बोलिए, कैरिंग वैल्यू। डिवाइड किससे कराएंगे, 5 साल में से कितने साल एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है, 2 साल, कितना नहीं हुआ, तो 5 में से मैं 2 इयर्स माइनस करा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो फॉर्मूला मुझे बनता हुआ क्या नजर आ रहा है, कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये वाली बात समझ आई। तो बोलिए कितना आ गया, 2000 पर एनम आ गया। इन छोटे छोटे टूल्स को आप जमा कर लें शुरू में, और फिर इन टूल्स को आगे जाके हम बाकायदा तौर पे डिस्कस नहीं करेंगे, हमारी मर्जी जब चाहे कौन सा टूल इस्तेमाल कर लें। उस वक्त मैं ये नहीं बताऊंगा कि यार देखिए हमारे पास एक ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, अभी तो सिर्फ हम सारी चीज़ों को समेट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नॉन करंट एसेट एक्वायर हुआ है 1114 को 75,000 का, यूजफुल लाइफ 4 साल, स्क्रैप वैल्यू 5,000, SLM ईयर एंड दिसंबर। रिक्वायरमेंट में है नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बनाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए 14 और 15 का। नॉन करंट एसेट कॉस्ट का अकाउंट, और बोलो बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अगर आप पेज नंबर 23 पे नज़र 1 मिनट के लिए डालिएगा, पेज नंबर 23 पे रिक्वायरमेंट सिर्फ देख लीजिए, जो पास्ट पेपर के सवाल हैं, और तो बहुत पुराने सवाल हैं लेकिन हमारे कोर्स में ये मौजूद है। रिक्वायरमेंट देखिए, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, पेज नंबर 23, यही बोला है ना। व्हीकल अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। बी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हीकल का बुक वैल्यू अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। फिर जरा नीचे आइए, अगला सवाल, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 एंड 13, ठीक हो गया। अब देखें सर, ऊपर तो हमें समझ आ गई बात कि हमने एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बनाना है, और जब एसेट बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है तो वो भी अकाउंट बनाना है। डन। ये जो दूसरा सवाल है ऑटम 2013 का, इसके 1-2 लाइन स्टार्टिंग की पढ़ता हूँ। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑन RBM एट 15%, ऑन 1 जुलाई द नेट बुक वैल्यू इन द लेजर स्टूड एट 5660, यानी कि हमें यहाँ पे वो दे रहा है बुक वैल्यू, और रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है, पढ़े, प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सो वी वर अज्यूमिंग कि यहाँ पे तो कॉस्ट अकाउंट बनेगा, यहाँ पे अलाउंस का या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, यहाँ पे कॉस्ट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमें सवाल में गिवन क्या है, बुक वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब वी हैव नो चॉइस।
समझ आई बात। इसी तरह से पेज नंबर 24 पे सवाल देखिए, ऑटम 19 एल्फा एंटरप्राइज। सिर्फ रिक्वायरमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट। मेरे भाइयों ये कुछ बात समझ आई? तो कहने का मतलब मेरा ये है, अब दोबारा से पेज नंबर 14 पे लौट आए। कहने का मकसद मेरा यहाँ पे ये है कि हमने एसेट की कॉस्ट का अकाउंट, अलाउंस का अकाउंट, ठीक, और जब एसेट बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रहा होगा, ये दोनों अकाउंट्स हमारे लिए बनाना लाजमी है, हमारे पास चॉइस नहीं है। समझ आई बात? तो अब मैंने आपको ये मकसद दिखा दिया कि अभी जो हम काम करने जा रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है। ये तो अभी 2-3 सवाल दिखाएं, अभी मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा और आपको बार बार बताऊंगा कि देखो यार ये हम काम कर रहे हैं ना, इसका पर्पस क्या है। ठीक, अच्छा जी, हमने एसेट एक्वायर किया, अब हमें पता है कि एसेट की कॉस्ट में क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं आता। डन। हमने जो पीछे कितनी क्लासेस कंडक्ट की हैं, 4 क्लासेस, ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 1 घंटा सवा घंटे की क्लास थी। तो 4-4.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, रिकग्निशन क्या है, और जब एसेट को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो उसकी मेजरमेंट के वक्त इनिशियल उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमने डिस्कशन किया। हमने देखा कि एसेट को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें क्या कुछ मामला होते हैं। 3 केसेस थे, कई दफ़ा मैंने बात समझाई थी तो मेरे ख्याल से बड़ी VIP समझ भी आ गई होगी आपको बात। ये सारा बेसिक डिस्कशन था जिसको हमने PRC 4 लेवल पे नहीं करते क्योंकि वो कोर्स का एसेट पार्ट नहीं है। डन। PRC 4 में क्या पार्ट है कि नॉन करंट का एसेट का अकाउंट, उसका अलाउंस का अकाउंट, बुक वैल्यू अकाउंट अगर टीचर ने बना दिया तो मेहरबानी, और डेप्रिसिएशन के 4 मेथड, ये 4 मेथड। ठीक, कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, ना उसने ज़्यादा कुछ हमें बताया कि एसेट की कॉस्ट में ये आएगा ये नहीं आएगा, ना डिसमेंटलिंग की बात, ना कोई ज़्यादा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की बात, ना ही वहाँ पे परचेज प्राइस के अंदर की बात। तो इसका मतलब वो जितना भी हमारे 4 सेशन गुजरे हैं तो उसमें हमने कुछ ना कुछ एडिशनल ज़रूर लर्न किया। वो काम एक तरफ। अब जो हम काम कर रहे हैं तो PRC 4 में जो अकाउंटिंग की थी ना हमने, उस काम को हम यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और ये वाला अकाउंट बनाएंगे, साथ में बुक वैल्यू अकाउंट बनाएंगे। रीजन मैंने आपको दिखा दिया, रीजन क्या है, पास्ट पेपर्स के मैंने आपको रिक्वायरमेंट दिखा दिया। अब बताइए एसेट एक्वायर किया कितने का बेटा? 75। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। डन। अच्छा जी, जब मैं बना रहा हूँ इसमें एक कौन सा अकाउंट, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट, तो क्या आप जानते हैं कि नेट बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू, या कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू बोलें या कैरिंग वैल्यू बोलें या रिटन डाउन वैल्यू बोलें। डन। अच्छा जी, डे 1 पे जो कॉस्ट होती है वही क्या होती है? बुक वैल्यू। आर वी क्लियर? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, डे 1 पे कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू बुक वैल्यू। 75, नो प्रॉब्लम। यहां तक समझ आई बात? ईयर 1 के जब एंड पे हम पहुंचे तो हमने ये देखा कि SLM यूज कर रहे हैं और स्क्रैप वैल्यू वगैरह ये है, और डेप्रिसिएशन जो है वो इतना आ गया। कितना आया बताएंगे आप? डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 75,000 माइनस 5,000 तो 70,000। 70,000 डिवाइड बाय बोलिए 4, कितना आया? 17,500। अब देखिए मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए ये नहीं हुआ चले बोर्ड रब करते हैं आज बच्चों डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मैं चीजें ये टूल्स के तौर पे जमा करते जा रहा हूँ। लाइक मैंने ये वाली बात कर ली ना, अब मैं कभी भी किसी लम्हे इसको यूज कर लूंगा, और याद रखना ये टूल्स हमें किसी भी लम्हे काम आ सकते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं दी कि भाई डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग करो, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाया और बता दिया कितना है 17,500। तो बताओ एंट्री क्या बनती? डेप्रिसिएशन डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। तो हमारे पास ब्रॉट डाउन तो कुछ भी नहीं है ओपनिंग, तो यहाँ कितना आया बोलिए? 17,500। कैरी डाउन कितना आया? 75,000। क्या यहाँ तक साथ हैं? और ये कितना आ गया बोलिए? 17,500। बेटा बात सुनो, डेप्रिसिएशन जो है बुक वैल्यू को बढ़ाता है या कम करता है? बोले साथियों, कम करता है। ये बात हम जानते हैं। डेप्रिसिएशन किसको कम करेगा? बुक वैल्यू। यहां तक साथ। बुक वैल्यू को कम करने के हमारे पास 2 अंदाज हैं। 2 अंदाज हैं। अभी जो हमने अंदाज अपनाया ये अंदाज आप जानते भी थे,
ठीक, क्या अंदाज अपनाया सर? हमने अलाउंस को बढ़ाया। सर अलाउंस तो बढ़ा, बुक वैल्यू कहां से कम हुई? जब कॉस्ट में से उस बढ़े हुए अलाउंस को माइनस कराया जाएगा तो रिड्यूस क्या होनी है? बोले बुक वैल्यू। क्या ये वाली बात समझ आई? यानी कि बुक वैल्यू को कम करने की हमारे पास जो नॉलेज है वो क्या, कि अलाउंस को बढ़ाओ, ठीक, और जब कॉस्ट में से अलाउंस को क्या कराया जाएगा? बोलिए माइनस, तो क्या कम हो जाएगी? बुक वैल्यू। ये हम तरीका जानते हैं। ऑल्टरनेट, सर क्या मैं अपने पास जो बुक वैल्यू आ रही है उसमें से डेप्रिसिएशन को अगर डायरेक्ट माइनस करा दूं तब भी क्या होगा? बुक वैल्यू कम हो जाएगी। ये वाली बात समझ रही? इसका मतलब वी हैव गॉट टू वेज ऑफ शोइंग रिडक्शन इन दी बुक वैल्यू, either by increasing the allowance and then deducting that allowance from its cost, book value will be reduced, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ऑल्टरनेट क्या है सर? हम लोग डायरेक्ट भी अपनी बुक वैल्यू को क्या कर सकते हैं? बोलिए कम कर सकते हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन जो है ये क्या करता है? बुक वैल्यू को कम करता है, और बुक वैल्यू को कम करने के दो तरीके हैं, या तो अलाउंस को बढ़ाओ और कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस करा दो, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि भाई अलाउंस हम नहीं बढ़ा रहे, हम डायरेक्ट क्या कम कर रहे हैं? बोलिए बुक वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो क्या है कि डेप्रिसिएशन मैंने कितना लिखा? 17,500। बोलो बेटा कितना आ गया? जल्दी से बोलिए। 57,500। क्या ये वाली बात कुछ समझ आई? इसका मतलब सर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को बढ़ाता है कम करता है? बोलिए कम करता है। बुक वैल्यू को कम करने के हमारे पास बोलिए दो तरीके हैं। क्या पहला तरीका जिससे आप बहुत यूज्ड टू हैं? अलाउंस को बढ़ाओ। सर ये तो अलाउंस बढ़ा है। अरे यार अलाउंस बढ़ेगा तो कॉस्ट में से अलाउंस क्या होगा? माइनस। आई होप सो सब साथियों को बात समझ आ गई। दूसरा तरीका क्या है? अलाउंस के चक्कर में हम नहीं पड़े, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? बुक वैल्यू को कम करें। इसका मतलब डेप्रिसिएशन अलाउंस को बढ़ाएगा और फिर कॉस्ट में से अलाउंस जब माइनस होगा तो बुक वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? शॉर्टेस्ट, डायरेक्ट बुक वैल्यू को क्या करें? बोलिए कम करें। डन। अच्छा जी, अब मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर में मैं जा रहा हूं, कितना आ गया? 75। ठीक है जी। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे कितना आ गया? 57,500। और यहाँ पे कितना आ गया? बोले 17,500। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे बताइए डेप्रिसिएशन जो पहले साल वही क्या होगा दूसरे साल? एंट्री क्या बननी है? डेप्रिसिएशन डेबिट। अब अगर मैं इस पैटर्न पे चल रहा हूं, साथियों सुनना समझना, डेप्रिसिएशन ने तो डेबिट होना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नेचर रखता है। डेप्रिसिएशन ने तो डेबिट होना है। अब अगर आप कॉस्ट का अकाउंट और अलाउंस का अकाउंट अलग-अलग बना दें तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डन। और अगर आप अलाउंस का अकाउंट नहीं बना रहे, मैं अलाउंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्फाज आसानी से निकल आते हैं, अदरवाइज मैं बोलूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो इसमें मतलब मुझे टाइम लग रहा है। अलाउंस बोले, प्रोविजन बोले या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं इस अप्रोच पे चल रहा हूं, यानी कि एसेट अकाउंट में बना रहा हूं बुक वैल्यू पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट। पीपीई या नेट बुक वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट क्या करे होंगे? क्रेडिट। तो बताइए 17,500 कितना? 40,000। और यहां पे क्या आएगा? बोलिए 17,500 कितना हो गया बेटा? 35,000। मैंने आपसे बात की अभी हम नया कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वो काम जो हम पहले कर चुके हैं उसको एक दफा रिकॉल कर रहे हैं। इसको कॉपी कर लें। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम सिर्फ कॉस्ट पे अगर ओके हैं तो कॉस्ट पे ही चलें, हमें कभी कॉस्ट पे चलना होगा, कभी बुक वैल्यू पे चलना होगा। बस शुरू के 4 सवाल रिवीजन है, बाकी उसके बाद FAR1 का पार्ट थोड़ा थोड़ा करके हम शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पेज 15, क्वेश्चन नंबर 4। ओपनिंग नॉन करंट एसेट गिवन है, ओपनिंग अलाउंस गिवन है,
एडिशन बताया 1 4 20 को, फिर 1 10 20 को हुआ एडिशन। कंपनी यूज़ करती है SLM, रेट 20%। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा मंथली बेसिस पे, जिसको हम लोग प्रो रेटा बेसिस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020 ये मालूम करना चाह रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये मालूम करना चाह रहा है 2020 का। अब बताइए, हमारे पास पहले से जो एसेट मौजूद है उसकी कॉस्ट क्या है जी? 18,000। और मज़ीद जो एसेट हमारे पास साल के दौरान आए, वो एक आया 8,000 का, दूसरा आया बोलिए 12,000 का। तो इसका मतलब जो साल के शुरू में हमारे पास एसेट मौजूद था 18,000 का, सही है जी, साल के एंड पे भी हमारे पास 18,000 वर्थ वाला एसेट मौजूद है या नहीं? बोलिए है। एक बात आपसे मैं कहूं कि अगर हमारे पास साल के शुरू में 18,000 वर्थ के टोटल एसेट्स थे, उसमें से अगर 3,000 वर्थ का मेरे पास से एसेट गया, तो मुझे बताइए साल के एंड पे हमारे पास कितने वर्थ के एसेट्स पड़े हुए हैं? 18 में से 3,000 वर्थ का एसेट गया, तो जो एसेट्स पड़े हुए हैं उनकी वर्थ कितनी है? 15,000। ये वाली बात समझ आई? और अगर कुछ भी नहीं गया तो कितने वर्थ के पड़े हुए? 18,000। मेरे भाई सुनना, तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ साल के एंड पे कि मेरे पास ओपनिंग एसेट्स में से कितने अभी बचे हुए हैं, ठीक, तो अगर ओपनिंग एसेट्स से 18,000, उसमें से 3,000 वर्थ के एसेट्स चले गए, तो रिमेनिंग कितने पड़े हुए? 15,000। और अगर मेरे पास से कोई भी एसेट नहीं गया, तो जो 18,000 था, सही नहीं, वही क्या होगा मेरा? बोलिए रिमेनिंग। वही क्या होगा? बोलिए रिमेनिंग। तो मेरे भाई, ये सारी बात करने का मकसद मेरा ये था कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन थ्रू आउट आखिरी सांस तक जो हम मालूम करेंगे, वो किसका करेंगे? 3 चीजों का करेंगे, जिसमें एक आएगा रिमेनिंग एसेट्स का, ठीक, दूसरा आएगा वो एसेट जो ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गए, हमारे पास से चले गए, ठीक, डिस्पोजल का आएगा, यानी कि डिस्पोज जो हुआ एसेट उसका डेप्रिसिएशन आएगा। और तीसरा जो आएगा हमारे पास, वो कौन सा आएगा? बोलिए एडिशन का आएगा। तो R रिमेनिंग के लिए, D डिस्पोजल के लिए, A एडिशन के लिए। तो मेरी जितनी भी वर्किंग चलेगी डेप्रिसिएशन निकालते वक्त, तो याद रखिएगा उसमें ये 3 चीजें आएंगी। तभी मैंने थोड़ा सा एक ग्राउंड बनाया। 18 में से कुछ भी नहीं गया, तो बताइए रिमेनिंग कितने? 18 में से अगर मेरे पास 5,000 वर्थ के एसेट चले गए, तो रिमेनिंग कितने? 13। क्या ये वाली बात समझ रही? अब मुझे बताओ यहाँ पे कि R मैं यूज कर रहा हूँ रिमेनिंग के लिए, तो बताइए 18,000 वर्थ के टोटल एसेट्स थे, ऐसा है? क्या इसमें से कोई एसेट गया है हमारे पास? नहीं सर, डिस्पोजल तो हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब यही क्या है? बोलिए रिमेनिंग। कितना रेट लगाएंगे आप? 20%। बेटा कितना आया? 3600 आ गया, सही है? ऐसे ही है क्या? देखो ये जो रेट है ना 20%, ये होता है सालाना। ये जो रेट होता है 20% या 10% या 20% या 30%, ये होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है एनुअल, ठीक। सर यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर साल खत्म होने से मैं 3 महीने पहले से एक्वायर कर रहा हूँगा, तो जो भी उस एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, जब मल्टीप्लाई होगा रेट, तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 12 महीनों का। लेकिन मुझे साल के कितने मंथ्स का चाहिए? 3 महीनों का, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे। ये वाली बात समझ रही? तो यहाँ पे मंथली बेसिस का मीनिंग क्या है कि वो एसेट जो हमारे पास 12 महीने हैं, ठीक, तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, ये बेटा जो है ना, ये है साल को रिप्रेजेंट करता है। और ये एसेट पूरे 12 महीने हमारे पास पड़े रहा, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, आपको आपका पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा जब हमें समझ आएगी 8,000 वर्थ का जो एसिड है, इसके ऊपर लगा 20%, तो यह आया साल का।
एसिड कब एक्वायर किया था, उस वक्त से लेके अब तक कितने महीने बनते हैं? अप्रैल से लेके दिसंबर तक। तो सर ये 20% जो है ये साल का है, डिवाइडेड बाय मैं करता हूं 12 तो 1 महीने का आएगा। और मुझे कितने मंथ्स का चाहिए? अप्रैल से लेके दिसंबर। 9/12 करूंगा तो कितना आ गया? 1200। डन। इसी तरह से एक एडिशन मेरे पास और भी हुआ है, बोलोगे बेटा? 12,000 मल्टीप्लाई बाई 20% मल्टीप्लाई बाय, बोलिए 10, 11, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको मैंने प्रोरेट नहीं किया, ठीक? क्योंकि ये एसिड मेरे पास पूरे 12 महीने रहा, तो मुझे इसको प्रोपोर्शनेट या प्रोरेट या मंथली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20% है ही 12 महीनों का। यहां पे जरूरत पड़ी क्योंकि एसिड जब से आया उस वक्त से लेके ईयर एंड तक बने 9 मंथ्स, जब से आया उस वक्त से लेके ईयर एंड तक बने कितने, बोलिए? 3 महीने। कितना? 600। कितना हो गया जी? 5400। अच्छा जी, अब आ गया कौन सा दूसरा एरिया? हमने यहां पे एसेट अकाउंट बनाना है, कॉस्ट। और क्या है बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। लेकिन कब का बनाना है? कब का बनाना है? 2020 का बनाना है। 2020 का बनाना है। तो मुझे बताइए, इस सवाल में आपको एक्यूमुलेटेड गिवन है या नहीं? गिवन है। इसका मतलब कि एसिड पहले से डेप्रिशिएट होता हुआ आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/120। बताओ बेटा ब्रॉड डाउन कितना? ब्रॉड डाउन कितना? 18,000। यहां बताइए 1/120 ब्रॉड डाउन कितना जी? कितना? 7,200। रुकिएगा जरा, यहां पे सी रिक्वायरमेंट क्या है? नेट बुक वैल्यू। इसको भी मैं जरा साथ साथ चलाना चाह रहा हूं। मुझे बताएंगे नेट बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट में से माइनस क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताइए यहां पे जो ब्रॉड डाउन आएगा वो कैसे आएगा? 18 माइनस 7, 200, 10,800। यहां तक साथ 18,000 कॉस्ट, 7,200 अलाउंस। ये क्या है? 10,800 बुक वैल्यू। जितना काम अभी तक हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और चौथा जो चल रहा है, नया कुछ नहीं, सारा का सारा P4 बोल रहा हूं, अपना PRC 4। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ जो किया हुआ था उसको हम समेट रहे हैं, नया कुछ नहीं है। अब बताओ मेरे भाई, ये आपके सामने दोनों की ओपनिंग हो गई। चले जी इस पे आइए। एक एडिशन हुआ, ठीक है जी। एक एडिशन हमारे पास जो हुआ वो कब हुआ जी? वन 420 पे कितने का? 8,000। और एक और एडिशन हुआ हमारे पास 110-20 पे कितने का? 12,000। कितना हो गया? 38,000। डन। चलो जी, एसेट का कॉस्ट अकाउंट तो कंप्लीट हुआ। अब मुझे बताइए, हम बहुत ज्यादा आदी हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने जब भी बनाया तो यहां पे क्या आया? अब यहां पे हम सारा मामला पूरा खोल दें और डेप्रिसिएशन अलग अलग करके मालूम करें, ठीक? हम ये ना काम नहीं करेंगे इस तरह से। हम हमेशा क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन के लिए अलग से वर्किंग करेंगे और जो भी उसका टोटल आएगा उठा के हमने यहाँ पे रख देना है। बोले कितना? 5,400। बोलिए कितना आया? 12,600। ये हुआ काम। अब इधर आइए, एडिशन डेट क्या है? 1/4/20। फिर एडिशन 1/10/20। बोलिए कितना था?
8,000 और कितना 12,000, ये हुआ ठीक। अब क्या यहाँ पे आना बाकी रह गया है, बोलिए डेप्रीसिएशन, जिसके लिए हमने वर्किंग की हुई है कितनी 5,400। तो यहाँ पे कैरी डाउन आ गया कितना 25,400। मैंने 5 शेपर की रिक्वायरमेंट आपको पहले इसलिए दिखा दी है ताकि आपके पास से वो वाला ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाए। कौन सा जो बन सकता था ऑप्शन, सर वी आर कंफर्टेबल हियर, ठीक। क्या मतलब वो मैंने रिक्वायरमेंट अभी सिर्फ 2-3 सवाल की दिखाई है। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बार बार नजर आ रहा होगा, हम हेल्पलेस होंगे कि सर हमारा हाथ तो सेट था कॉस्ट पे, अलाउंस पे। जब आपको कॉस्ट ही गिवन नहीं होगी, जब आपको अलाउंस ही गिवन नहीं होगा, तो आप ना चाहते हुए भी कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बुक वैल्यू अकाउंट बनाना मजबूरी है। तो इसीलिए हम शुरू से ही उस ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रहे कि खैर है छोड़ दो उसको, ये वाला कर लेते हैं। आपके लिए दोनों मस्ट हैं बेटा। अभी तो इसमें सिर्फ क्या है, ओपनिंग है, एडिशन है। अभी इसके अंदर पता है क्या क्या आना है, सुनिए। जो बिल्कुल बेसिक, डिस्पोजल आना है, ठीक है जी, एक्सचेंज आना है, ठीक। और तो और IAS 36 करोगे, एसिड इस अकाउंट का दिल बहुत बड़ा है, इसमें 36 आएगा, इसमें IAS 20 आएगा, इसमें IAS 23 आएगा, इसमें IAS 40 आएगा। आपको बात समझ आ रही है? यानी कि ये एसेट अकाउंट दिन ब दिन फलता फूलता जाएगा। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बात बता रहा हूं, अभी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसमें क्या आएगा, बिल्कुल बेसिक डिस्पोजल आएगा, एक्सचेंज वाला आ जाएगा, ये तो बेसिक है। और क्या आना है सर, इसमें IAS 36 जो कि देखेंगे क्या है, ठीक। इसमें IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स देखेंगे क्या है, वो भी यहाँ इसी में आएगा, खुदा की कसम। IAS 36 आएगा, IAS 20 आएगा, IAS 23 आएगा और IAS 40 आएगा। ये जो IAS आपके कोर्स में है उसने आने, बात समझ रही। आगे बढ़ते चले जाएंगे FAR 2 में, और IAS जो हैं वो इस का अकाउंट का हिस्सा बन जाए। तो अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ क्या है, एडिशन मासूम सा बेटा। अभी एक्सचेंज भी मौजूद है, डिस्पोजल भी है, और तो और रीवैल्यूएशन भी मौजूद है। ये मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टैंडर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे IAS जो है ना वो जुड़ जाने। तो मैं जितना भी स्टेप बाय स्टेप स्लो जा रहा हूँ, तो अपना हाथ जो है ना बस रवा रखना, आपकी प्रैक्टिस होगी तो सारे IAS को जो है हम उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने पिछली दफ़ा भी स्टैंडर्ड पढ़ा मेरे साथ, या जो कहीं भी पढ़ता है, ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी दुकान में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओ भाई, जो शख्स जहाँ पढ़ रहा है उसका उस्ताद मोहतरम बेहतरीन इंसान है, और वो भी ये सारी चीज़ें करा रहा होगा जिसका भी मैंने जिक्र तस्करा किया। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप थोड़ा सा दिल बड़ा रखें कि ये एसेट अकाउंट अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला है। कॉपी कर लिया इसको, प्लीज़ देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 डन। अच्छा जी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आ जाएं आप लोग 5 पे, और यहाँ पे कुछ डिस्पोजल से रिलेटेड डिस्कशन है। क्या होता है डिस्पोजल, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 15। एसिड की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 10,000। उसका एक्यूमुलेटेड कितना है, बोलिए 8,000। एक्यूमुलेटेड है, इसका मतलब एसिड पहले से डेप्रिशिएट होता हुआ आ रहा है। और ये जो कॉस्ट है और ये जो अलाउंस है ये किस डेट पे गिवन है, 1/1/15 पे। और 1/1/15 को ये एसिड बेच दिया गया कितने में, 3500 में। रिक्वायरमेंट ए है कि बताइए गेन या लॉस इस सेल से, इस डिस्पोजल से कितने का हुआ है। तो आइए, बड़ा सिंपल सा काम, मुझे बताओ बेटा कॉस्ट कितनी है, 10,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000। तो ये कितना आया, 2,000। इस वैल्यू को क्या बोला, कैरिंग वैल्यू। ये कब आया, 1/1/15 पे। 1 जनवरी 15 पे एसिड को डिस्पोज ऑफ किया, जिसकी बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू कितनी थी, बोलिए 2,000। मैंने कितने में बेचा है,
तो मैं यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कौन सा, डिस्पोजल का, यानी कि डिस्पोज ऑफ कितने में हुआ है, 3500। ये नहीं देखिएगा किस में से क्या माइनस हो रहा है, ठीक, ये जवाब देना है कि किस में से जो चीज माइनस हुई तो जवाब आया वो क्या कहलाएगा। हमारे हिसाब से वैल्यू आ रही है 2000, ठीक, और हम बेच कितने में रहे हैं, 3500। तो हम ज्यादा में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, ज्यादा में, ठीक, ज्यादा में बेच रहे हैं। तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, गेन। लेकिन जवाब जो यहाँ पे आया वो किस में आया, नेगेटिव में। डन। अगर हम कैरिंग वैल्यू तक वर्कआउट करते हो फिर क्या करते, डिस्पोजल में से कैरिंग वैल्यू निकालते, एक दूसरा स्टेप फॉलो करते, तो हमारे पास जवाब पॉजिटिव में आ जाता। मेरे भाई ये वाली बात समझ आई। हमारे हिसाब से एसिड कितने का है, 2000 का, बेच कितने में रहे, 3500 में, ठीक। तो फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हो गया। अच्छा जी, जब हम एक्सचेंज ऑफ एसिड्स का डिस्कशन कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपसे एक बात कही थी कि यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज मालूम करना चाह रहे हैं कि नया एसिड जो आ रहा है वो कितने से डेबिट होगा, ठीक। सर जो पुराना एसिड गया और नया एसिड आया, हो सकता है हमें उस पर गेन भी हुआ हो या लॉस, लेकिन हमने उस गेन या लॉस का डिस्कशन वहां नहीं किया। बेसिकली गेन या लॉस का डिस्कशन यहां से शुरू हो रहा है और फिर वो एक्सचेंज वाला जो ट्रीटमेंट था ना वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मर्ज। यानी कि एक्सचेंज में जब एसिड आ रहा है तो वो तो आपको बात क्लियर हो गई है कि न्यू एसिड जो मैं लेके आ रहा हूं उसको मैं कितने से डेबिट करूंगा। डन। पुराना एसिड गया, उसके जाने से और नया एसिड के आने से हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो बेसिकली डिस्पोजल का सिनेरियो वहां भी डिस्कस हुआ, लेकिन हमने इतनी ज्यादा बात नहीं की गेन लॉस के हवाले से। यहां वो सी चीजों का हो रहा है आगाज। अच्छा बेटा, एक बात के जवाब दीजिए, रिक्वायरमेंट दूसरी क्या है इसकी, हमने बनाना है अकाउंट्स और हमने बनाने हैं यहाँ पे जर्नल्स। अब जरा देखिएगा यहाँ पे एक ऐसे ही मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। मुझे बताइए, अगर मैं आपको सेल्स रेवेन्यू दे देता हूं, लेट्स सपोज 1000, ठीक, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है। सर प्रॉफिट हम जरूर बता देंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि एक्सपेंसेस कितने। अच्छा, मैंने आपको एक्सपेंसेस का टोटल बता दिया, लेट्स सपोज 600, तो आपने क्या बताया, 400 का प्रॉफिट। आप बता रहे हो 400 का प्रॉफिट, लेकिन मुझे 400 यहां कहीं दिख नहीं रहा, मुझे 400 यहां पे दिख नहीं रहा। एक वो काम जो आप खुद एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी, उसकी बेसिस पे आपने मुझे क्या बता दिया, बोलिए 400 का हुआ मुनाफा। अब बेसिकली आपने जो 400 का मुझे मुनाफा बताया, वो पता है कैसे बताया, आपने क्या कुछ कर लिया जिसका आपको भी शायद इल्म नहीं था। आपने इस 1000 को प्रॉफिट एंड लॉस में फेंका, समझ आई बात। आपने इस 600 को भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, तो यहां से क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। अगर मैं एंट्री इसकी बनाऊं तो क्या एंट्री बनी, रेवेन्यू डेबिट कितना, 1000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बोलिए 1000। क्या मुनाफा 1000 का है, बोले नहीं। आपने कौन सा अकाउंट बनाया, बोलिए P&L का। यहां पे कितना आया, बोलिए शाबाश 1000, ऐसा है। डन। फिर आपने ये क्या काम किया, ये वाला काम, एक्सपेंस हुआ, क्रेडिट कितना 600, इसको कहां ट्रांसफर किया, P&L, कितना 600। अब P&L डेबिट कितना हुआ 600, रेफरेंस क्या दिया, एक्सपेंस। क्या ये बात समझ आई। अब मुझे बताइए 1000 में से माइनस जब होगा 600 तो यहां पे क्या आया, 400, इसको आपने क्या बोला, नेट प्रॉफिट। क्या ये वाली बात समझ आई। अच्छा सर, यानी कि 1000 को देख के आप ये नहीं बता सकते कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ऐसा है। सिर्फ 600 को भी देख के आप ये नहीं बता सकते कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। आपको 1000 बताया जाए, आपको 600 बताया जाए, इन दो वैल्यूज की मदद से आप क्या बता सकते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस।
डन। अब वो काम जो आपने खुद ही एग्जीक्यूट कर दिया, वो क्या किया काम, आपने उस 1000 को कहां फेंका, बोले प्रॉफिट एंड लॉस। आपने उस 600 को भी कहां फेंका, बोलिए P&L। ठीक, ये काम आपने मुझे बोला नहीं, आपने सिर्फ क्या देख के बता दिया, प्रॉफिट। 1000 और 600 को आपने देख के क्या बता दिया, बोलिए प्रॉफिट बता दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? अब ये सारे काम का डिस्कशन मैंने क्यों किया, मैं इसको मिटा नहीं रहा, मैं आ रहा हूं अपने इस एरिया पे। बेटा बात सुनो, बी रिक्वायरमेंट क्या है, बोलिए एसेट अकाउंट में बनाऊंगा, दूसरा बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और तीसरा अकाउंट में यहां पे बनाऊंगा, बोलिए डिस्पोजल का। मेरे साथ रहिएगा। बताओ, एसेट जिसको बेचा जा रहा है वो है कितने का, उसका अलाउंस कितना है, बोलिए 8000 का। यहां तक मेरे साथ है। एसेट जिसकी कीमत थी 10,000, जिसका अलाउंस था कितना, 8000, बेच दिया। क्या आउटकम निकला, गेन। ये तो हमें एक स्नैपशॉट की सूरत में नजर आ गया, भाई ये हुआ है हमें हासिल। अब मैं बोलता हूं ये सारा काम जो है आपने दिखाना है लेजर्स में। ठीक, तो सर जब लेजर को हमने खोला तो 10,000 नजर आया, 8,000 नजर आया। ठीक, अब आप मुझे बताइए 10,000 नजर आया, 8,000 नजर आया। अब आपसे मैं पूछता हूं कि भाई 10,000 कॉस्ट है, 8,000 अलाउंस है, तो और मैंने बेचा कितने में, 3500। आपने टक 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 क्या किया, 10 - 8 किया, कितना है, 2 माइनस किया 35। आपने बोला सब 1500 का मुनाफा। ठीक, मैंने बोला बड़े चीते लगे पड़े हैं, आपने 1500 कैसे बताया? सर वो देखें 10,000 कॉस्ट थी, 8,000 अलाउंस था, 2,000 बुक वैल्यू थी, 2,000 में से मैंने माइनस किया 3500, तो 1500 का मेरे पास क्या आ गया, गेन। मैंने बोला यार यही सारा काम जो आपने मुझे बताया, बिल्कुल जबरदस्त बताया, यही सारा काम आप मुझे लेजर्स में दिखाओ कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो जो मैंने आइडिया लिए, ये सारा काम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एसेट जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्या करूंगा, बोलिए मैंने खत्म किया। एसेट को क्रेडिट किया, मतलब एसेट को क्या किया, खत्म किया, रिमूव कर रहा हूं। रिमूव करके एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पे मैं पता लगाऊंगा कि उस एसेट के बेचने पे मुझे फायदा हुआ या नुकसान। रेवेन्यू को मैंने ट्रांसफर किया किधर, P&L में। क्यों ट्रांसफर किया? ताकि मैं ये पता लगाऊं कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। इन द सेम वे, वहां से सिर्फ एक आइडिया कैच करना, इन द सेम वे मैं एसेट को खत्म कर रहा हूं, सही है, अपने पास से हटा रहा हूं और हटा के एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पे मैं पता लगाऊंगा कि मुझे उस एसेट के डिस्पोजल पे गेन हुआ या लॉस। तो मैंने क्या किया, एसेट को किया क्रेडिट और मैंने उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया। इसका नाम क्या दिया मैंने, बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। एंट्री बताओ क्या बनी, एसेट क्रेडिट कितना 10,000 और मैं उसको कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, बोलिए डिस्पोजल अकाउंट में। कितना, जस्ट लाइक मैंने रेवेन्यू को ट्रांसफर किया किधर, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1000 अगर प्रॉफिट एंड लॉस में गया तो 1000 क्या मुनाफा है? अरे सर सब्र तो करें जरा, 1000 के सामने मैं कुछ चीजों को लेके आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मुनाफा भी हो रहा है या नुकसान। अच्छा जी, अब बताइए एसेट का कोई बैलेंस बचा? सर कहां से बचेगा, एक ही एसेट था, वही आपने बेच दिया। जब तक एसेट था तो साथ साथ उसके एक अकाउंट जुड़ा हुआ था, वो कौन सा था, अलाउंस या प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब एसेट ही नहीं रहा तो इसका मतलब उसका अलाउंस भी अब क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अलाउंस का क्रेडिट मतलब प्लस, अलाउंस को भी हमने क्या करना है, बोलिए खत्म करना है। कितने से खत्म करेंगे, जितना मौजूद है, और इसको भी खत्म करके हम लोग कहां ले जा रहे हैं, बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। जिस तरह से मैंने रेवेन्यू को फेंका किधर, P&L, एक्सपेंसेस को भी कहां मैंने ट्रांसफर किया, बोलिए P&L। दैट देयर वाज अ रीजन बिहाइंड, एंड व्हाट वाज दैट रीजन, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। So almost the same steps are being performed here, ठीक है जी, and the purpose is to find out gain हुआ या loss किसके, एसेट के डिस्पोजल से। तो हमने ये दो काम किए। बताओ दूसरी एंट्री क्या बनी, शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितना 8000, और यानी कि अलाउंस को भी मैंने कहां फेंक दिया, बोलिए डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दिया। अब जरा फिट करते हैं इसको, यहां पे कितना आया, बोले 10,000, रेफरेंस क्या दिया, एसेट, यहां पे कितना आया 8,000, रेफरेंस क्या दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डन।
अब बताइए, क्या एसिड का कोई बैलेंस बचा? नहीं बचा। क्या अलाउंस का कोई बैलेंस बचा? नहीं बचा। ठीक, 0 0। अब मुझे बताइए, ये काम तो चले आपने कर दिया, लेजेस जो खुले हुए थे उनको आपने बंद कर दिया, और बंद करके कहां पे ले गए? एक ऐसी जगह जहां पे आप पता लगाएंगे कि फायदा हुआ या नुकसान। अब मुझे बताइए, पैसा आ रहा है या जा रहा है आपके पास? पैसा आ रहा है। कितने का एसिड आप बेच रहे हैं? कितने का? 3500 का। ये 3500 जो आपके पास आए, वजह क्या बनी है? आपने क्या किया है? एसिड को बेचा है। तो मैं यहां पे इसको भी कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? डिस्पोजल अकाउंट में। कितना? 3500। यहां आया 3500, रेफरेंस क्या दिया आपने? बोलिए, कैश। डन। कॉस्ट में से जब अलाउंस माइनस करते हैं तो क्या आती है? बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। और बुक वैल्यू के जब सामने मैं लेके आऊंगा क्या? प्रोसीड्स, यानी कि पैसा कितना आया, बेचा कितने में। तो आप मुझे बताइए, कैरिंग वैल्यू का जब टकराव होता है, कैरिंग वैल्यू का जब टकराव होता है किसके साथ? डिस्पोजल वैल्यू से, तो हमें क्या आउटकम निकलता है? क्लैश होने के बाद क्या चीज निकलेगी? गेन या लॉस। अब यहां देखो, 10 8 कैरिंग वैल्यू दिख रही है, और किससे टकराव हुआ? बोलिए, प्रोसीड से। डिस्पोजल प्रोसीड से टकराव हुआ, कितना? 3500। तो इसका मतलब, अब मुझे बताइए, गेन होता हुआ नजर आ रहा है, लॉस? लेजेस में गेन इधर आ रही है वैल्यू या इधर आ रही है? लेफ्ट पे आ रहा है, राइट पे आ रहा है? बेटा ये कितना हुआ? ये कितना? 11,500। ये कितना? 10,000। तो इसका मतलब मेरे भाइयों, में आपसे बस आखिरी बात पूछ के इसको क्लोज करता हूं। गेन या लॉस किस तरह से निकाला हमने? सर, कैरिंग वैल्यू का सामना किससे कराया? डिस्पोजल से। कैरिंग वैल्यू का जब सामना हुआ डिस्पोजल से, तो या तो गेन आएगा या तो लॉस आएगा। स्टेटमेंट फॉर्मेट में देख रहा हूं तो बात बड़ी वाज़ेह दिख रही है, लेकिन वही सारी चीज को जब मैं लेजेस में ले जा रहा हूं तो काम बेसिकली हो वही रहा है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ रहा है। तो कॉस्ट अलाउंस, बुक वैल्यू किससे सामना हुआ? बोले, डिस्पोजल से। तो अब ये तीन चीजें रखने के बाद, यानी कि दो चीजों की अगर बात करता हूं तो कॉस्ट माइनस अलाउंस तो क्या हुआ? बोले, बुक वैल्यू प्रोसीड्स का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है? 1500। ये क्या किया? बोले हमने गेन। तो डिस्पोजल अकाउंट में एसेट की कॉस्ट, उसका अलाउंस और प्रोसीड के बाद अगर डिफरेंस आता है डेबिट पे तो क्या होगा? बोलिए, गेन। और अगर डिफरेंस आया क्रेडिट पे तो क्या होगा? बोलिए, लॉस। अब सर बेटा बात सुनो, इधर एंट्री जरा बनाइएगा। डिस्पोजल डेबिट 10,000, क्रेडिट क्या होगा? बोले, एसेट। डन। इसकी जरा एंट्री बनाइए। डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 8,000। डेबिट क्या? डन। डिस्पोजल क्रेडिट कितना? 3500। डेबिट क्या? कैश। डन। द लास्ट वन, डिस्पोजल डेबिट कितना? 1500। बोलिए, डिस्पोजल डेबिट कितना? 1500। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? बोलिए, गेन। कितना हो गया? बोलो बेटा, 1500। क्या ये वाली बात समझ आई? दैट वॉज जस्ट अ सपोर्ट। ठीक, अब इस काम को आप लोग कॉपी कर लें। इसमें हमें जर्नल्स मांगी थी और हमने यहाँ पे जर्नल्स भी इसकी बना ली। 1 मिनट जरा रुकिएगा, फिर एक साथ ही कॉपी कर लें। एक बात का जवाब देना। हेलो, इधर देखेंगे आप, ये जो एंट्री बनी अलग अलग, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री। ये वाली सिंपल यहां तक साथ है। अच्छा जी, अब देखें जरा, इसको मैं यूं करके बना सकता हूं। रेवेन्यू डेबिट कितना? 1000। एक्सपेंसेस क्रेडिट कितना? बोलिए, 600। और यहां पे बोल दूं प्रॉफिट एंड लॉस कितना? बोलिए, 400। ये कौन सी एंट्री बनी? कंपाउंड। डन। यहां पे आना भाई, मेरी हेल्प करेंगे। एसेट क्रेडिट कितना? 10,000।
एक्यूमुलेटेड डेबिट कितना बोले? 8,000। कैश कितना डेबिट? 3,500। अगेन देखो फिर टकराव हो गया, कितनी चीजों का? 3 चीजों का, कॉस्ट, अलाउंस और प्रोसीड्स। ये एक है कॉस्ट, ये अलाउंस, ठीक, और वो तीसरा प्रोसीड। अब मुझे बताइए यहां पे क्या कितना आता है? गेन कितना बेटा? 1,500। दिस इज द कंपाउंड एंट्री। अब आप देख ले, मैंने कुछ सपोर्ट लिया था उस नॉलेज का जो आपके पास पहले से मौजूद थी। अब ये जो डिस्पोजल शुरू हुआ है, ये कुछ टाइम स्पेंड करेगा, इसमें एक्सचेंज वाला जुड़ेगा। समझ आ रही बात? तो जब एक्सचेंज वाला जोड़ूंगा तो उस वक्त हम इस फड्डे में नहीं होंगे कि यार वो नया एसेट कितने से रिकॉर्ड होगा। अच्छा, फिर वो डिस्पोजल का गेन, यानी कि हमने काम क्या किया? चंक्स में तोड़ दिया, उसको देखा कि एसेट कितने से डेबिट होना है। जब वो सीख लिया, उसके साथ फिर गेन और लॉस को हम लोग क्या कर देंगे? बोलिए, जोड़ देंगे। कॉपी करो जी। ये हो गया बेटा कॉपी। बात समझ आ गई है यहाँ पे क्या चल रहा है? क्वेश्चन 6, ये काम घर पे करना होगा आपने, और क्वेश्चन 7 पे अभी हम जा रहे हैं। पेज नंबर 9, 10 का 1:15 बजे बेटा। पेज नंबर 9 और 10 का, 1 मिनट, पेज नंबर 9 वाला काम हम डिस्कस कर लेंगे और 10 वाला भी डिस्कस कर लेंगे। उसके हवाले से बिल्कुल फिक्र ना करें। 1:15 बजे तक क्लास है ना हमारी। टाइम टेबल पे तो 1:15 बजे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के घर पे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। हाँ जी, HW वर्क सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में भी कुछ खास काम नहीं है, सही है। क्वेश्चन 7 पे आ जाइए। अच्छा जी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई योरसेल्फ पे। अब देखो बेटा, फिर से बात शुरू हो गई किसकी? अकाउंट्स की। एसेट अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और तीसरा डिस्पोजल का अकाउंट। सही है। और बी रिक्वायरमेंट में क्या है? यानी कि हम बहाना ढूंढ रहे हैं इन अकाउंट्स को बनाने का। आप देखिए यहां पे मैंने क्या तरतीब अपनाई। पहले PRC 4 का काम रिवाइज कराते वक्त कॉस्ट का अकाउंट, अलाउंस का अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी बुक वैल्यू अकाउंट हमने बना डाला। फिर क्या हुआ, जैसे ही कुछ नया आया हमने क्या किया, उस नए काम को थोड़ा सा समझा और फिर अकाउंट्स में वो कहां कहां किस जगह आता है उसको फिट कर रहे हैं। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, वी जस्ट नीड टू प्लॉट डिस्पोजल की कॉस्ट, उसका अलाउंस टू द रेलेवेंट अकाउंट। अब देखें यहां पे देयर इज नो कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन नंबर 7। बेटा अगर आप काम कर रहे होंगे तो या तो कॉस्ट का, अलाउंस का और ये जोड़ में आ रहा होगा इसके, यानी कि कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। अगर ये काम नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली ये कर रहे होंगे तो इसके कॉम्बिनेशन में ये आ रहा होगा। ठीक, ये अलग ये अलग, सही है। मुझे बताइए ओपनिंग कितना है? 1000, नो प्रॉब्लम। ये कितना है बेटा? 400। मेरे साथ जरा देखिएगा, 1000 और 400 आ गया अपनी जगहों पे। यहां जरा बताइएगा, लोग को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जिस एरिया में कंफर्टेबल है वो ये है कॉस्ट वाला और अलाउंस वाला। ऑल्दो इसमें भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक, यहां पे चीजें चल रही है नेट पे। अब बताओ 1000 माइनस 400, बोलिए कितना? 600। डन।
एडिशन हुआ है कितने का? 600, एडिशन 600। एक 18 को डिस्पोजल हुआ है और जो एसिड डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? 300। टोटल एसिड्स की कॉस्ट कितनी है? 1000। उसमें से एक एसिड जिसकी वर्थ कितनी है? 300, ठीक, वो हुआ है डिस्पोज, वो हुआ है डिस्पोज। इधर आना। तो मुझे बताइए, कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक, 1000 में कितना मौजूद है? 300। तो निकालो इसको, यहां से निकाल के इसको एक जगह भेज दो जहां पे ये पता लगाया जाएगा कि भाई तुम्हें बेच के हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो उस अकाउंट का नाम कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, उस अकाउंट का नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट। तो सर रेवेन्यू को ट्रांसफर किया किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि क्या मालूम हम करें प्रॉफिट हुआ या लॉस। एक्सपेंसेस को भी ट्रांसफर किया किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि मालूम करें प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर ये डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की है, लेकिन इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे? नॉन करंट एसेट से। हाँ जी, ये कहां भेजा जा रहा है इसको? डिस्पोजल अकाउंट। कितना आ गया? 300। रेफरेंस क्या दिया? एसिड स्टेप 1। अच्छा जी, अभी स्टेप 1 तो हुआ, उससे जुड़ा हुआ दूसरा स्टेप कौन सा है? बैक टू बैक जो काम करना है। एसिड को हटाया, डिस्पोजल में फेंका, उस एसिड का जो अलाउंस था उसको भी हटाओ और डिस्पोजल में फेंको। ये बैक टू बैक काम होना है। कितना? बोलिए। 100। कहां फेंका जाएगा? पूरा नहीं लिखा तो ये आ गया 100। क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेटेड, यहां तक साथ, ठीक, हट गया, हट गया। अब बताओ बेटा, पैसा कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। चले 220 पे बात करने से पहले, 220 पे बात करने से पहले बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चल रहा हूँ। इधर इसलिए स्लो चल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट इस अकाउंट को बनाने का आदी है, आदी है। हो सकता है वो इसको बनाने का आदी ना हो, तो वो अजीबो गरीब नज़रों से हो सकता है इसको देख रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ये 600 वाली बात समझ आइए कैसे आया? 1000 माइनस 400। सर ठीक है जी, गम था, खत्म हो गया। हमने एसिड एक्वायर किया कितने का? 600 का। आपने बोला सर डे 1 पे जो उसकी कॉस्ट होती है वही उसकी क्या होती है? बोलिए, बुक वैल्यू। चलो जी, रख दिया। हमने एक एसिड डिस्पोज ऑफ किया, ठीक, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? बोलिए 300। उसका अलाउंस कितना है? 100। तो कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली, अलाउंस में से अलाउंस निकाला। यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे नेट बेसिस पे आप चल रहे हैं। तो यहां पे डिस्पोजल, जब एसिड जा रहा है तो एसिड अकाउंट में से वो रहेगा या निकाल दिया जाएगा? ठीक है जी। तो यहां पे मैंने लिखा, बोले क्या? डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है? 300 माइनस क्या करूंगा? बोलिए 100। सर ये 300 क्या है? कॉस्ट। 100 क्या है? अलाउंस। तो 300 माइनस 100 किया तो क्या है? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में से क्या निकलेगी? बुक वैल्यू। तो ये कितना आ गया? बोलिए 200। सही है मेरे भाइयों? हेलो, डन, ठीक। ये 200 वाली बात समझ आई? तसल्ली कर लें। ये बात समझ आ गई? कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली जाएगी और बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकलेगी। अगर मैं यहाँ पे 300 रखता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई ऊपर हेडिंग क्या डली हुई है? बुक वैल्यू। तो 300 क्या बुक वैल्यू? आपने बोला नहीं सर 300 तो कॉस्ट है। तो मैंने बोला बुक वैल्यू में से। सर यहाँ भी तो आपने ये किया था। इसका जवाब ये दूंगा, डे 1 पे जो कॉस्ट होती है वही क्या होती है? बुक वैल्यू। डन। यहाँ पे 300 इसलिए नहीं आया क्योंकि 300 जो है वो क्या है? कॉस्ट। और यहाँ पे अकाउंट कौन सा बनाया जा रहा है? बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकाली जाएगी। बेटा ये वाली बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब बताइए यहाँ पे कैरी डाउन कितना? 1300, ठीक। बिफोर बैलेंसिंग दी लेजर, ये तो हॉट फेवरेट चीज है। क्या ये हमें कैलकुलेट करना है? ये गिवन है, गिवन है। कितना? 250।
बोलिए कितना आ गया? 550। यहां बताइए 200 कितना था? 220। बताओगे बेटा? 20 का यहां पे क्या हो गया? बोलिए शाबाश, गेन। यहां पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन कितना? 250। कैरी डाउन बता दीजिए। 1200 माइनस 750। इसको जरा फिलअप करेंगे आप। बुक वैल्यू में से निकाला जा रहा है 200 और कहां आ रहा है? डिस्पोजल में कितना? 200। ये क्या है? बोलिए नेट बुक वैल्यू। वन स्टेप विल बी परफॉर्म। यहां पे कॉस्ट अलग, अलाउंस अलग। बेटा बात समझ आई? यहां पे सिर्फ क्या आएगा? बुक वैल्यू। अब बताइए कितने में बेचा? 220। तो यहां पे क्या हो गया? 20 का गेन। इस सवाल को करने का मकसद सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन नहीं सिखानी है, सिर्फ प्लॉटिंग। आपको बात समझ आ रही है? तो जब प्लॉटिंग में मैं खुद इतना आराम से चल रहा हूं, तो यार आपको भी बात समझनी चाहिए कि मैं कैलकुलेशन और प्लॉटिंग दोनों एक साथ नहीं करवा रहा। कैलकुलेशन हम करेंगे, पहले प्लॉटिंग सीख लो कि कौन सी चीज कहां पे आनी है और उसके बैकग्राउंड में एंट्री क्या बन रही है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 7 हमने कर लिया, 8 आपने करना है घर से, और कल हम काम अपना शुरू करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आपके लिए 2 सवाल होमवर्क के तौर पे हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8। 6 and 8 आपका होमवर्क है। बाकी इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 9 से काम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।